जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज है 6 और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ट्रायंगल से संबंधित हम बातों को यहाँ पर जानेंगे और ट्रायंगल से संबंधित हमारा क्या प्रश्न होगा वो हम पढ़ेंगे। देखिए, ये चैप्टर का नाम है त्रिभुज और हम इस त्रिभुज में पढ़ेंगे त्रिभुज के समरूपता के बारे में। जिससे हमने 9th क्लास में पढ़ाया था ज्योमेट्री, तो उसमें हमने बताया था कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे समरूपता क्लास 10th में। तो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे सर्वांग और यहाँ पर सिमिलरिटी पढ़ेंगे समरूपता। तो यहाँ पर समरूपता के बारे में जानेंगे। तो समरूपता क्या होता है, समरूपता से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो थ्योरी होगा, प्रमेय होगा, उसको हम पढ़ाएंगे और थ्योरम के बाद हम एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को आसानी से हल करने का सलूशन बताएंगे कि कैसे आसानी से हम उसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समरूपता। समरूपता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए समरूपता क्या है ये समझते हैं। तो दो आकृतियाँ समरूप कहलाती है यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बोल दिया है संगत कोण बराबर हो और उनकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ध्यान दीजिएगा, समरूपता में जो भुजाएं जो बोलेगा उसको समान अनुपात में बोलेगा। सर्वांग में बराबर बोलता है लेकिन समरूपता में क्या बोलता है, समान अनुपात बोलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी समरूपता में भुजाएं क्या होती है, उसके समान अनुपात में होती है, तो उसे हम समरूप आकृति कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हैं, ये ABC और ये PQR। मान लेते हैं ये ABC है और ये PQR है। तो ये कह रहा है कि ऐसी दो आकृति समरूप कहलाएगी यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो। सभी संगत कोण बराबर, जैसे A जो है P के बराबर है, B जो है यहाँ पर Q के बराबर हो गया और C जो है आपका R के बराबर हो गया। तो मान लीजिए कि इसके पहले त्रिभुज के सभी कोण, सभी संगत कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि इनकी भुजाएं जो होगी अब क्या होगी, समान अनुपात में होगी। कैसे, तो यहाँ पर AB बटा हो जाएगा PQ बराबर यहाँ पर AC बटा हो जाएगा PR और इक्वल टू BC बटा हो जाएगा QR। तो जैसे ही इनके संगत कोण बराबर होगी और उनकी सभी संगत भुजाएं क्या होगी, समान हो जाएगी। अगर उनके सभी संगत कोण बराबर होगा तब उनकी भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बोला है कि दो आकृति समरूप कहलाएगी यदि उनकी सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी सभी संगत भुजाएं भी क्या हो, समान अनुपात में हो। चलिए, तो यहाँ पर समान अनुपात में है। जैसे कोई भी दो वृत्त जो होंगे या कोई दो वर्ग समरूप होंगे, तो कोई दो वृत्त बोला था, दो वृत्त बोले कि जैसे मान लीजिए कि ये जो वृत्त है आपका, ये जो ये वृत्त नहीं कहलाएगा, जैसे ये वृत्त है एक और यहाँ पर एक ये वृत्त है। तो ये वृत्त जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये वृत्त और ये दोनों वृत्त आपस में बराबर नहीं है लेकिन समरूप है। क्या है, समरूप है, समान रूप में है। ये बराबर नहीं है लेकिन ये क्या है, दोनों वृत्त समरूप है। उसी तरह से एक वर्ग में भी होता है, इनकी भुजाएं जो होती है अलग अलग है माप की, लेकिन ये आकृति क्या है, एक समान है, क्योंकि इनके सभी कोण जो हैं क्या है, संगत कोण आपस में बराबर है और इसके भी संगत कोण क्या है, बराबर है। यहाँ पर 360 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या है 360 डिग्री। तो इसका भी संगत कोण बराबर है
और इनका भी संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। चलिए उसके बाद आ जाइए, जैसे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह मूल त्रिभुज के समरूप एक नए त्रिभुज बनाती है। जैसे ये है आपका त्रिभुज और ये है आपका एक त्रिभुज, ओ अच्छा नहीं बन पाया, सॉरी। और कि इसके ये बोला है कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची। जैसे हम इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिए, तो जैसे ही हमने इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा तो क्या बन गया, ए बी सी और ये हो जाएगा डी और ये ई। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया, एक छोटा त्रिभुज बन गया ए डी ई और एक बड़ा त्रिभुज है आपका ए बी सी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में एक समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। जब दो आकृति के कोण और भुजाएं समान हो तो वे सर्वांगसम कहलाती है। देखिए सर्वांगसम किसे कहते हैं, जब दो आकृति के कोण और भुजा दोनों समान हो। देखिए यहाँ पर समान की चर्चा कर रहा है और समरूप में अनुपात की चर्चा करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समरूपता में आकार समान होती है, समरूपता में आकार समान होना आवश्यक नहीं है, सॉरी, समरूपता में जो है आकार जो है समान होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए वृत्त जो है ये 3 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अतः दो बहुभुज समरूप होंगे यदि वह निम्न दो प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं। क्या क्या, कि संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो, तो वो जो है बहुभुज समरूप कहलाएंगे। इनमें से यदि एक भी प्रतिबंध ठीक न उतरा तो वो बहुभुज जो होंगे समरूप नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि समरूप किसे कहते हैं। चलिए अब हम त्रिभुज की समरूपता के कुछ प्रकार हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, इसलिए कि त्रिभुज को हम समरूप करेंगे तो किस क्राइटेरिया के हिसाब से हम करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, तो वो हम पढ़ लेंगे। जैसे आपका एक आएगा आपका ए समरूपता, मतलब कोण कोण समरूपता। यदि किसी दो त्रिभुज की दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। और उनका जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उसकी भुजाएं क्या होगी, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो गई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि त्रिभुज ये एक है और ये त्रिभुज दूसरा है, अगर इनका पहला कोण ए जो है पी के बराबर है और कोण सी जो है आर के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है। जरूरी नहीं है कि तीनों कोण बराबर हो, केवल दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। कैसे, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ठीक, और ये आपका जैसे मान लीजिए 50 डिग्री का है, ये भी 50 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया, 50 और 60 110 हो गया। तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री का हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का, तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। तो दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो, तीसरा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ए समरूपता, मतलब किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, जब एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों कोण अगर बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। जैसे यहाँ पर दिखा दिए कि पहला त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के आपस में बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। और समरूप का साइन होता है इस तरह से, इसके ठीक है, नीचे कुछ पाई नहीं होता है। सर्वांगसम में ये दोनों पाई होता है, इसको हम सर्वांगसम कहते थे, सर्वांगसम 9th क्लास में हमने आपको बताया था। लेकिन समरूप के नीचे पाई ये नहीं होता, ये समरूपता का साइन है। एक अगला आ जाता है एस, मतलब कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए।
भुजाएं जो क्या होता है, अगर तीनों भुजाएं समान अनुपात में है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएगी। एक और आता है कि यदि उसके दो भुजाएं समानुपात में हो और एक कोण बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तथा उनके बीच का कोण, बीच का आंतरिक कोण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बीच वर्ड बोला है, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर देखिए ए बी, हमने क्या लिखा है, ए बी लिखा है, ए बी बटा पी क्यू यहाँ पर लिखा है, उसके बाद बी सी बटा क्यू आर लिखा है। तो देखिए ए बी और बी सी के बीच का कोण क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल बी बन रहा है और यहाँ पे एंगल क्यू। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एंगल पी और यहाँ पर एंगल ए बराबर कर दीजिएगा तो ये जो है ए से लागू होगा, नहीं, यहाँ पर इसके बीच के कोण होना चाहिए। देखिए मैंने बोला है कि उनके बीच का आंतरिक कोण जो है बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, तो ये समरूप करने का ये जो है 4 ठो नियम है, याद रखिएगा, इसी पर आपका पूरा एक्सरसाइज निपट जाएगा। चलिए अगला हम पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे कि जब भुजा अनुपात में होता है तो उसको हम सिद्ध करेंगे किस तरह से, दो त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसको सिद्ध करना है। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 समरूपता के बारे में, जो हम अभी डिस्कस की है उससे संबंधित जो प्रश्न आपका पूछा जाता है एग्जाम में उसको हम बताते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। तो कह रहा है कि सभी वृत्त, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, अभी बताया है समरूप होते हैं, सुरांगसम नहीं होते हैं। सुरांगसम कब होंगे, जब पहला वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो हम उसको कहेंगे कि दोनों क्या है, कंग्रुएंट है, सुरांगसम है। लेकिन यहाँ पर बात ये बोला है कि कोई भी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं क्योंकि उनके संगत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। दूसरा बोल रहा है कि सभी वर्ग जो होते हैं क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं क्योंकि उनकी संगत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद बोल रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन, तो समबाहु, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, कोई भी समबाहु त्रिभुज जो होगा वो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। इसलिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अगली बात ये पूछ रहा है कि बताइए चौथा नंबर, कह रहा है कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या होती है, तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, समानुपाती हो, समानुपाती हो। तो पहले यहाँ पर बराबर होगा, संगत कोण बराबर होती है और भुजाएं क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, समानुपाती होती है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में बताया। चलिए अब अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए जिससे समरूप आकृति के दो उदाहरण दीजिए। किसका आकृति जो है समान होगा, समरूप होगा, तो ऐसी आकृति का उदाहरण दिया है। तो ऐसी आकृति क्या हो गया, तो होगा आपका एक समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त बोले तो जैसे ये आपका एक वृत्त हुआ उसी तरह से इसका एक और वृत्त होगा ये, और इसका केंद्र क्या होगा, समान होगा, दोनों का केंद्र एक समान होगा। इसी केंद्र से ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन ऐसा ही रहेगा, दोनों का समान केंद्र रहेगा इस तरह से। चलिए
उसके बाद एक और उदाहरण, जैसे भिन्न भिन्न भुजाओं वाले वर्ग। भुजा अलग अलग है, इसका 5 सेंटीमीटर का है, जैसे 7 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये दोनों वर्ग जो है आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इसके संगत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। या समबाहु त्रिभुज होगा अथवा समबाहु भुज भी होगा। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण क्या होगा, एक समकेंद्रीय वृत्त हो गया, दूसरा हम लिख सकते हैं विभिन्न विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग अथवा समबाहु त्रिभुज अथवा समबाहुभुज। तो इस तरह से याद रखिए। आगे कह रहा है एक और कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, उसका 2 उदाहरण दीजिए। तो उसका 2 उदाहरण हो जाएगा, जैसे वर्ग और आयत। वर्ग तथा आयत ये आपस में समरूप नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं वर्ग तथा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कैसे होगा, तो समचतुर्भुज ऐसे भी होता है जिसकी सभी भुजाएं केवल समान होती है, जिसे आप ऐसे कर सकते हैं। ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होगा कि आपस में भुजाएं जो है कि केवल समान होगी, लेकिन एंगल जो है आपस में समान नहीं होगा। जैसे वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, इसलिए वर्ग और समचतुर्भुज जो है समरूप के उदाहरण नहीं है। ठीक, आगे हम चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब ये आकृति जो दिया है, आप बताइए कि ये क्या समरूप है या नहीं है, समान, ये समरूप है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए इसकी भुजा जो होगा जैसे समान अनुपात में हो सकता है, जैसे देखने में लग रहा है, लेकिन एंगल जो है इसका एंगल कितना है, इसका एंगल तो सीधे 90 डिग्री है, तो इसे देखने से लग रहा है कि आकृति जो है समरूप नहीं है। तो हम जैसे भुजा को अनुपात में लिख लेते हैं, जैसे SR बटा में DC, ऐसे लिख सकते हैं, DC बराबर। उसके बाद हम लिख सकते हैं RQ बटा में क्या है, CB बराबर। यहाँ पर हो सकता है PQ बटा में हो सकता है AB बराबर, यहाँ पर PS बटा में AD, ऐसे हो सकता है, हम लिख सकते हैं। अब चलिए SR का वैल्यू कितना है 1.5, उसका कितना 3, इसका भी 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये भुजाएं जो है समान अनुपात में है, लेकिन इसका कोण जो है आपस में बराबर नहीं है। तो जब कोण आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों चतुर्भुजों की भुजाएं समानुपात में है, परंतु देखने से प्रतीत होता है कि इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.1 हमने आपको 6.1 हमने आपको बता दिया। अब अगर हम अगला एक्सरसाइज 6.2 में अगर हम प्रवेश करते हैं तो इससे पहले हमें आपको थ्योरम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब हम 6.2 को बना पाएंगे। अगर थ्योरम की जानकारी नहीं है तो हम 6.2 नहीं बना पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं 6.2 बनाने से पहले क्या इसके थ्योरम के बारे में जानते हैं। तो इसका पहला थ्योरम होगा, इसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। पहला थ्योरम जिसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, आपको एग्जाम में आएगा कि थेल्स प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। अगर ये कह देगा थेल्स प्रमेय को लिखे तो आप इस चीज़ को लिख दीजिएगा। थेल्स प्रमेय क्या? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कि थेल्स प्रमेय को लिखो तो इसी को लिखना होगा। तो इसलिए ये कंठस्थ होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए इसको रटना होगा। चाहे एक और बात पूछ देगा, बोलेगा कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय किसे कहते हैं, इसको लिखे एवं सिद्ध करें। तो अगर 2 नंबर का अगर सवाल होगा तो वो कह देगा केवल लिखें, अगर 5 नंबर का सवाल होगा तो कहेगा लिखें एवं सिद्ध करें, दोनों कहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि इस प्रमेय को आप याद नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको याद करना ही होगा। तो 6 पॉइंट आपका ये प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, जिसे आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, और उसके बाद आपको आगे एक्सरसाइज बनाना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो हम इसको कैसे? सबसे पहले आपको ये बोला है कि किसी त्रिभुज, तो ये हो गया आपका, यदि किसी त्रिभुज हमने त्रिभुज ले लिया। उसके बाद इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए कोई भुजा ले लेते हैं, जैसे त्रिभुज आपका A, B और C, इसका हम नामकरण कर दिए, हमने इसका नेमिंग कर दिया कि त्रिभुज जो है क्या है आपका ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। चलो, तो आपका जब ABC त्रिभुज है तो इसमें और क्या बोला कि एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए हम भुजा BC को मानते हैं कि BC के हम समांतर कोई एक रेखा खींचते हैं, BC के समांतर। तो BC के समांतर हम कैसा रेखा खींचेंगे, ध्यान दीजिए। तो BC के समांतर हमने यहाँ पर एक रेखा ये खींच दिया। अब क्या बोला? एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर, तो अन्य दो भुजा मतलब कि AB और AC को यहाँ पर इसको मान लेते हैं D, ये बिंदु D और ये बिंदु E मान लेते हैं। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई, तो ये रेखा खींच दी, प्रतिच्छेद कर दी, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात क्या बोला है यहाँ पर, अनुपात में। इसका कहने का मतलब हो गया कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये समान अनुपात में विभाजित करती है, अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसी को सिद्ध करना है।
कि मतलब कि ए डी बटा डी बी जितना होगा उतना ही जो होगा ए ई बटा ई सी होगा। इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। समझ गए बात को? तो इसको हम सिद्ध करते हैं। अब हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें आपको दिया है, जिसमें डी ई पार्लेल जो है बी सी है। डी जो है पार्लेल है आपके बी सी के। तो जब डी ई पार्लेल बी सी दिया हुआ है तो सिद्ध करें कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये आपको सिद्ध करना है, ए ई बटा ई सी। इसको आपको सिद्ध करना है, इस चीज़ को सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करने की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ से कुछ अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम फिगर में कुछ रचना करते हैं। फिगर जब इनकम्प्लीट दिखता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा उसमें कुछ रचना कर देते हैं जिससे कंप्लीट हो जाए और हमको बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें कुछ रचना करते हैं कैसे कि हमको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर हम किसी भी एंगल से इस त्रिभुज में एरिया निकालते हैं तो हमको बराबर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ पर देखिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, दूसरा परपेंडिकुलर हम यहाँ से यहाँ डालते हैं। इसको जी मानते हैं और इसको ई यहाँ से एफ मान लेते हैं। सॉरी, यहाँ से हम इसको एफ मानते हैं। ये एफ और इसको हम जी मानते हैं, मान लेते हैं। ये एफ है और जी। उसके बाद हम यहाँ से भी एक रचना कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। क्यों कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। हम अलग अलग त्रिभुज निकाल कर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, अलग अलग त्रिभुज कैसे। देखिए, सबसे पहले आपका एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पर आपका ए डी ई। अच्छा, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये ए डी और ई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका एक आता है त्रिभुज डी ई और बी। ध्यान दीजिएगा, हमने इस त्रिभुज से इसको अलग निकाल लिया है। उस त्रिभुज से हमने क्या किया है, अलग इसको निकाल लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये डी ई और बी है, यहाँ से यहाँ तक इसे डी है और ये ई और बी, ये इसको अलग निकाल लिया है और ऊपर वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों में आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि यहाँ से जो है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है और इसको हम थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ा दें तो ये है एफ और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा,
किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई। तो जो ऊंचाई यहाँ पर है f, वही ऊंचाई यहाँ पर भी है। दोनों त्रिभुज में ऊंचाई क्या होगा? सेम ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण प्रमाण में क्या लिखेंगे? सॉरी पहले रचना हमको लिखना है। यहाँ पर रचना जो किया था वो रचना लिख लेते हैं। यहाँ पर रचना लिखते हैं। रचना में मैंने क्या किया था कि ई एफ परपेंडिकुलर ए बी तथा डी जी परपेंडिकुलर ए सी डाला। यहाँ से ई एफ परपेंडिकुलर ए बी डाला है और डी जी परपेंडिकुलर ए सी डाला है, ठीक है। तथा और डी से सी तथा बी से ई को मिलाया। ये मिलाया है हमने, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डॉट लाइन से हमने इसको मिलाया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रमाण। हम बारी बारी से किसी दो त्रिभुज को लेकर हम चलेंगे। दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे। चूंकि डीई पैरेलल है बीसी, डीई जो है ये पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर दो त्रिभुज का एरिया जो होगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई में। ध्यान दीजिएगा। और हम इसको अनुपात में इस बटे में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको अनुपात में लिखना है। तो पहले वाला के एरिया क्या हो जाएगा? तो 1/2, या हम अलग अलग लिखकर हम कह सकते हैं कि हम इसको भाग दे रहे हैं, भाग देने पर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये डी बी ई इसका निकाल कर इस समीकरण 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। या हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ध्यान दीजिएगा, बेस इंटू हाइट। बेस किसको बोलते हैं? जिस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर किस पे डाला गया है? तो ए डी पर डाला गया है। और वो परपेंडिकुलर क्या है? तो आपका ई एफ जो है आपका लंब है। तो हम यहाँ पर बेस क्या लिखेंगे? ए डी इंटू बेस इंटू हाइट। ए डी है और हाइट क्या है? ई एफ जो है हाइट है। उसी तरह से इसका भी 1/2 बेस। तो बेस इसका क्या हम मानेंगे? तो बेस आपका हो जाएगा ये डी बी, ये है डी बी बेस है, ये डी बी बेस है। और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पर ई एफ इसका हाइट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है? ई एफ है, ई एफ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको 1/2 कैंसिल और ई एफ क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? तो ए डी अब बटा में क्या आ रहा है? डी बी आ रहा है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसको समीकरण क्या मान लिए? 1 मान लिए। तो ये एक किसका है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जिस तरह से हमने एक तरफ का हमने एरिया निकाला है, एक तरफ का। अब हम दूसरे साइड का एरिया निकालेंगे सेम इसी के जैसा। सेम इसी के जैसा कैसे निकालेंगे? तो हमारा त्रिभुज जो हो जाएगा, हमारा त्रिभुज एक क्या रहेगा? तो ए डी ई रहेगा
ADE रहेगा। उसके बाद ये त्रिभुज रहेगा DE और यहाँ पर C, DE और C। इस साइड का DE और C रहेगा, DE और C रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था G था, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था आपका क्या था, ये G था। तो इसके लिए भी यहाँ पर परपेंडिकुलर जो था यही रहेगा आपका सेम टू सेम, और दोनों त्रिभुज के लिए हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः अब त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज DEC 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसका बेस क्या हो जाएगा, तो AE हो जाएगा, क्योंकि जिस पर हम परपेंडिकुलर लंब डालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो हमने DG किस पर डाला है, AE पर, तो AE हमारा बेस हो जाएगा, और आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो DG हो जाएगा। सेम उसी के जैसे इसमें भी 1/2 इसके लिए एरिया, इसके लिए ये, इसके लिए एरिया है। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका क्या हो जाएगा, तो EC हो जाएगा, EC हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इसके लिए भी DG हो जाएगा। दोनों के लिए हाइट क्या होगा, DG होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 भाग दिए तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या हो जाएगा, तो AE बटा EC हो जाएगा, EC समीकरण 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ पर जो है ना DBE है और यहाँ पर DEC है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन रहा है DEB और यहाँ पर DEC, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जो है एक समांतर चतुर्भुज के एक ही आधार पर है। देखिए एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बना हुआ है, BC पर या DE पर, तो इसलिए इन दोनों का एरिया सेम होगा। हमने इस एक थ्योरम पढ़ाया था 9th क्लास में कि एक समांतर चतुर्भुज के एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज के एरिया क्या होगा, वो समान होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। तो जब दोनों एक ही आधार पर स्थित है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, AE बटा EC। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण यहाँ पे 2 मत मानिए यहाँ। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या मिल रहा है कि LHS दोनों का बराबर हो गया। यहाँ पर भी आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और DBE है, और यहाँ पर भी ADE और DBE है। तो जब दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर AD बटा DB हो जाएगा बराबर AE बटा EC हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हुआ।
तो यहाँ पर कभी भी अब क्वेश्चन बनेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज के एक के भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचा गया है तो अन्य दो भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर जो वहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उनको समान अनुपात में क्या कर रही है, वो बांटेगी। ये दोनों समान अनुपात में होगा। तो ये हमने सिद्ध किया। इस तरह से आप सिद्ध कर लीजिए। ये बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि दोनों तरफ के त्रिभुज का एरिया जो है बराबर कर देना है, बटे में ये कर देना है, तो आपका हो जाएगा। इस तरह से अब इसका एक और आता है उल्टा, जस्ट कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित अगर कर देती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर आपको समांतर दिखाना है, वहाँ पर समांतर था, यहाँ पर समांतर दिखाना है। अब उसका उल्टा, तो यहाँ पर कहेगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखो, मतलब वही थेल्स प्रमेय उसका ये विलोम है, उल्टा है, उसको लिखे एवं सिद्ध करें, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम लिखे एवं सिद्ध करें। ये आपका थ्योरम हो जाएगा 6.2 प्रमेय 6.2 है। तो सेम ये भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा थ्योरम। हम इसको बनाते हैं। ये त्रिभुज है, जैसे इसमें बोला है एक त्रिभुज है और इसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से हमने एक लाइन डाल दिया और ये हमारा त्रिभुज ABC है और ये जो लाइन है DE है जो इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो देखो, जो चीज़ यहाँ पर बोल दिया जाता है ना, तो उसको हम लिख देते हैं कि ये दिया है, प्रश्न में ये दिया है, तो इस दिए हुए चीज़ को लिखा जाता है और इसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना होता है। और तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है कि DE जो है पैरेलल है BC के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन में लिखते हैं, लिखेंगे मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपको दिया हुआ है क्या, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये चीज़ दिया हुआ है प्रश्न में। जो चीज़ दिया रहता है उसको जरूर लिखना होता है, उसको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है कि DE जो है पैरेलल है BC के। D क्या है, BC के पैरेलल है, यही आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक रचना ले लेते हैं। एक रचना में क्या ले लेंगे कि मान लेंगे कि हम यहाँ पर उल्टा कि जो DE है पैरेलल BC के नहीं है, बल्कि एक DF जो है पैरेलल है BC के। यहाँ पर जो है DE जो पैरेलल नहीं है वो क्या है, DF पैरेलल है BC के। यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे और हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि नहीं, F जो है E पर ही बिंदु है, बिंदु F जो है E पर ही स्थित है। अर्थात हम यहाँ पर कह देंगे कि AE जो है, यहाँ पर AE जो है AF के बराबर है, AE जो है AF के बराबर है। हम ऐसा दिखा देंगे लास्ट में, AE जो है इसके बराबर है, या FC जो है बराबर है EC के, या तो ये दिखा देंगे, दोनों में से कोई एक दर्शा देंगे। तो हम कहेंगे कि F जो है बिंदु E पर ही स्थित है, अतः D जो है पैरेलल है BC के। इस बात को हम बता देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण में, प्रमाण हम लिखते हैं, मान लिया कि D जो है पैरेलल नहीं है BC के, परंतु DF
DF पैरेलल BC है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, भुजा अनुपात में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यही कहता है कि जब ये तीसरी भुजा के समानांतर है तो इसका भुजा क्या है, समान में, समानुपाती है। यहाँ पर तो लिख लेंगे AD बटा DB बराबर AF बाई FC। क्यों, क्योंकि यहाँ DF पैरेलल है BC के। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी त्रिभुज आपको प्रश्न में ये दिया रहेगा कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा जो है एक तीसरी भुजा के समांतर है, तो जैसे ही समांतर बोल देगा भुजा अनुपात में हो जाएगा। या आपको भुजा ये अनुपात में दिखेगा, समानुपात में, तो आप कह दीजिएगा कि ये भुजा जो है इसके समानांतर है। जस्ट इसी का उल्टा आपको कहना है, हमेशा याद रखना है। अगर समानांतर होगा तो भुजा अनुपात में होगा, अगर भुजा अनुपात में दिया हुआ है तो भुजा तीसरी भुजा जो है समानांतर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़ना है और इसी चीज़ को हर जगह दर्शाना है कि अनुपात में दिया है तो पैरेलल बताएंगे, पैरेलल में दिया है तो अनुपात में बताएंगे। यही दो चीज़ को दोहराना है हर जगह और इसी को लेकर चलना है, आगे बढ़ना है और आपका पूरा मैथ जो है बन जाएगा। तो चलिए, हम थेल्स प्रमेय से ये इसको लिख लिए और समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, 1 मान लिया। पुनः प्रश्न से आपको प्रश्न से दिया हुआ है क्या कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया हुआ है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हमको ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि इसका LHS जो साइड है आपस में बराबर है। तो जब LHS साइड बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो AF जो है FC के बराबर हो जाएगा और AE जो बराबर हो जाएगा EC के। इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्या कीजिए कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर AF दिया है ऊपर और नीचे दिया है FC। अगर AF में अगर हम FC को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर AE और नीचे दिया है EC, अगर दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पुनः AC आ जाएगा कि नहीं। तो जब दोनों AC आ जाएगा तो AC कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमको तो क्या दिखाना है, या तो AE बराबर AF दिखा दो या FC बराबर EC दिखा दो। हमको यही दिखाना है कि दोनों बिंदु एक पर ही बताना है कि दोनों बिंदु क्या है, समानुपाती एक ही बिंदु पर है। तो हमको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। हम लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर उससे क्या हो जाएगा कि हम एलसीएम लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AF बाई FC प्लस 1, इधर भी जोड़ दो, AE बटा EC प्लस 1, इधर भी जोड़ दो। एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, ये भी 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर FC एलसीएम हो जाएगा। तो FC से FC में भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो प्लस यहाँ पर 1 से अगर भाग दीजिएगा FC में तो FC बार में कटेगा और FC में 1 से गुना कीजिएगा तो FC ही होगा बराबर। यहाँ पर भी एलसीएम EC हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। EC से EC में भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा और 1 से गुना कीजिएगा AE में तो AE ही होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, सॉरी 1 है, यहाँ पर 1 से EC में भाग दीजिएगा तो EC बार में ही कटेगा और EC में 1 से गुना करेंगे तो EC ही आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला था कि त्रिभुज में AF यहाँ से देखिए त्रिभुज में यहाँ दिया हुआ है, त्रिभुज AF प्लस FC बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AC बटा है जाएगा FC, जैसे यही आपका त्रिभुज है, यही त्रिभुज तो है, ये DE है और ये F है। तो A है, ये B है और C है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को यहाँ पर कि AF प्लस
एफ सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी। उसी तरह से यहाँ पर ए ई प्लस ई सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी। यहाँ पर ए सी हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा ई सी। तो यहाँ पर ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एफ सी बराबर ई सी। एफ सी बराबर क्या बचेगा ई सी। अब क्या कहिएगा कि ये जब दोनों आपस में बराबर ही हो गया एफ सी और ई सी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए डी और डी एफ समपाती है, समपाती है एक ही बिंदु पर। इसलिए डी एफ पार्लेल अगर बी सी है तो डी ई भी पार्लेल बी सी है, ये प्रूफ हो गया। हमको यही प्रूफ करना था कि डी पार्लेल बी सी बता दीजिए, तो अतः हम कह सकते हैं कि डी जो है पार्लेल है बी सी का। ये बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पर यही याद रखना है हमेशा कि किसी भी त्रिभुज में हमको क्या दर्शाना है कि अगर ये तीसरी भुजा के अगर समानांतर है तो इसके भुजा क्या हो जाएंगे अनुपात में हो जाएंगे, और ये अनुपातिक है भुजा तो ये तीसरी भुजा के समानांतर होंगे। यही चीज़ याद रखना है और हम इसी चीज़ को लेकर हम एक्सरसाइज में हम बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज में देखिए क्या कह रहा है कि एक आकृति दिया है 6.17, ये है पहला आकृति, और दूसरी आकृति दिया है, और दूसरी में एक और दो में दोनों आकृति में क्या दिया है कि डी ई पार्लेल जो है बी सी है। देखिए डी ई जो है पार्लेल है यहाँ पर बी सी के, ये दोनों दिया है। एक में जो है ई सी और दो में ए डी ज्ञात करना है, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है ई सी का और यहाँ पर जो है वैल्यू नहीं दिया है इसका, तो आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है पार्लेल है बी सी के। जब डी ई पार्लेल है बी सी के तो हमारा भुजा क्या होगा, ये अनुपातिक हो जाए, अनुपात में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। हमेशा याद रखिएगा यही चीज़ लिखना है। पार्लेल जहाँ कहीं भी दिख गया, ये कहीं भी पार्लेल दिख गया तो आपको भुजा ये अनुपात में लिख देना है। भुजा को क्या करना है, ये अनुपात में बांट देना है। सदैव याद रखिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। पार्लेल की बात कर दिया, ये लिख देना ए डी बटा डी बी, ऐसे लिख दिए। उसके बाद ए ई बटा ई सी लिख दिए। अब क्या ए डी के मान कितना है 1.5 और डी बी के मान क्या है 3 इक्वल टू इसका ए ई का मान क्या है 1 और नीचे क्या है x, कुछ नहीं है तो x मान लो, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है इसका x है। अब क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे ये वाला बंदा यहाँ आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 1.5x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3/1.5। जैसे ही हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10 चला जाएगा तब 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 2, x का मान 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर आपको ये कटाने नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा 3/1.5 था, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 3/15/10। पॉइंट को हटाएंगे तो जैसे 10 है, और ये नीचे वाला जो होता है क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 × 10 बट्टा में क्या हो जाएगा 15। तो ये 10 3 30, ये 30 कट जाएगा 15 से, कितना हो जाएगा 30 बट्टा में 15, ये 2 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 2। देखिए आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, नहीं तो आपका मैथ जो है गलत हो जाएगा, बनाया मैथ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया 2। सेम इसी तरह से लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में आपका डी ई जो है पार्लेल है बी सी के। डी क्या है पार्लेल है बी सी के, तो क्या हो जाता है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी हो जाएगा। तो ए डी क्या है x है और डी बी क्या है 7.2 है। उसके बाद ए ई क्या है 1.8 है, ये 1.8 और ये कितना है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये बेचारा इधर चला जाएगा,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 बाई 5.4। ध्यान दीजिएगा, अब ये दशमलव में दिया हुआ है तो क्या इस दशमलव से तो इस दशमलव का कैंसिल हो गया और इस दशमलव के बदले में नीचे 10 आ गया। तो 18 गुना 72 बटा में 54 गुना 10, तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 3 से कितना बार में कट जाएगा 24 बार में। तो क्या हो जाएगा 24 बटा 10, तो 1 जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ये 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो x का मान क्या आया, x का मान 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इस मैथ में कुछ नहीं किया, हमने जो बताया था अभी थ्योरम उसी के आधार पर चल रहे हैं। जहाँ ये पैरेलल दिया रहेगा तो भुजा को आपको क्या लिखना है, अनुपात में लिखना है। भुजा को क्या लिखना है, आपको अनुपात में लिखना है, समान अनुपात में लिख देना है। तो हमने समान अनुपात में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर पैरेलल की बात कर रहा है। जैसे ही अनुपात में दिया रहेगा तो हम उसको पैरेलल बता देंगे, उल्टा ही चलना है इसमें। ये पूरे एक्सरसाइज में आपको इसी तरह से उल्टा काम करते चले जाना है और ये पूरा एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। तो हम मिलते हैं ये अगले प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो में, ठीक है।